हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पर हम डेली ग्रामर और लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते हैं। तो आज ये फिर से एक और प्रैक्टिस सेट्स मैं लेकर आई हूँ आपके सामने, जो ग्रामर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, साथ ही मैं अब जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डिटेल वाइज सब्जेक्ट हर एक टॉपिक को लेकर वीडियो बनाऊंगी, तो मैं आज शाम तक आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज शाम के लिए आपके लिए सरप्राइज है कि आपके लिए कौन सी वीडियो होने वाली है वो। तो ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस सेंटेंस एथलीट्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट। ठीक है, या एथलेटिक्स भी बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में। एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट। तो इसमें आपको बताना है, ये जो आपके सामने एथलेटिक वर्ड आया है, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, क्या ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है। वेरी इजी क्वेश्चन, पार्ट ऑफ स्पीच पहचानिए। ठीक है, और देखिए अक्सर पार्ट ऑफ स्पीच पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। लास्ट ईयर भी सेम वर्ड को लेकर, सेम वर्ड क्या था उसमें, अराउंड के बारे में पूछा गया था। अराउंड को तीन तरीके से यूज किया हुआ था, तीन अलग अलग क्वेश्चंस में। ठीक है, वर्ड सेम ही था अराउंड, लेकिन उसे तीन अलग अलग क्वेश्चंस में पूछा गया था। ठीक, और तीनों में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच थी। तो आप बेहतर होगा कि आप किसी भी वर्ड को इस तरीके से तो रट के ना रखें कि सपोज करो अगर आपके सामने वेल आया है या फिर गुड आया है या फिर बिहाइंड आया है, सपोज करो बिहाइंड वर्ड है, तो आप ऐसा नहीं है कि बिहाइंड को यही मान के चलेंगे कि एडवर्ब ही होगा। ठीक है, ये कभी प्रपोजिशन भी बन सकता है, कभी एडवर्ब भी बन सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पार्ट ऑफ स्पीच के यूज के अकॉर्डिंग पहचानो, ना कि वर्ड्स को रटना है आपको। ओके, तो यहाँ पे अगर एथलेटिक्स की बात करें तो ये स्पोर्ट्स का नेम है। ठीक है, और अगर कोई नेमिंग वर्ड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड नाउन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ही डिमांडेड अ थ्रो इंक्वायरी। ठीक है, ही डिमांडेड अ थ्रो इंक्वायरी। ठीक है, थोरो इंक्वायरी। अब आपको बताना है कि ये जो थोरो वर्ड आया है ये क्या है। ऑप्शन है आपके पास, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। ही डिमांडेड अ थोरो इंक्वायरी। तो थोरो क्या है यहाँ पे, देखिए अगर यहाँ पर हम इंक्वायरी की बात करें, ये जो इंक्वायरी वर्ड है ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, और नाउन को कोई भी वर्ड अगर क्वालिफाई करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स ही एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो थोरो क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टिल वाटर्स रन डीप। बताइए, स्टिल वाटर रन डीप्स में आपको बताना है कि स्टिल वर्ड जो आया है वो क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ऑप्शन है आपके पास, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, देखिए यहां पर भी सेम कंडीशन बन रही है। अगर हम वाटर की बात करें, ठीक है, वाटर्स नहीं होगा, पहली बात ये वाटर है। ठीक है, टाइपिंग एरर है ये, वाटर, स्टिल वाटर रन डीप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर कौन सा वर्ड है, ये नाउन है। ठीक है, और नाउन को अगर कोई वर्ड क्वालिफाई करे तो उस वर्ड को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 4, many Indians have settled abroad in recent years is a। देखिए आपको इस सेंटेंस को बताना, इसका टेंस पहचानना है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है।
ठीक है। सेंटेंस है मैनी इंडियंस हैव सेटल्ड अब्रॉड इन रीसेंट ईयर। बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, हमें हमेशा किसी भी टेंस की अगर पहचान करनी हो, मतलब किसी भी सेंटेंस को ये पहचानना हो कि कौन सा टेंस है, तो हमेशा आपको फोकस करना है उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसकी मेन वर्ब पर। ठीक है, इन दो चीज से ही आप हर एक टेंस को पहचान सकते हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब तो आई है, उसके पास वर्ब थर्ड है। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, कौन सा टेंस होगा वो? यस, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल यही है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हैज लगाइए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हैव लगाइए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कीजिए। ठीक है, तो उसे हम कौन सा टेंस बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब साथ ही हम बाकी ऑप्शंस को भी देखते चलते हैं। अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान जाननी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगी? उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको मिल रही होंगी इज, आर या फिर एम। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा होगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होगी, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम का यूज आई के साथ होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होता है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका क्या रूल फॉलो होता है? तो देखिए, इसके असर्टिव सेंटेंस में तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। बस कितना करना होता है हमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब एस या फिर ईएस ऐड करना होता है। कब? ओनली विद सिंगुलर सब्जेक्ट। आई होप मेरी हैंड राइटिंग समझ आ रही होगी, और अगर हैंड राइटिंग समझ नहीं भी आ रही है तो आप जो मैं ऑरली बोल रही हूँ ना, तो उसे सुनकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्या होता है कि जब सब्जेक्ट सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है तो असर्टिव सेंटेंस में हम कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते ही नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पहचानना होगा उसमें कि वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस एडेड हो, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो उसमें वर्ब में एस या ईएस भी एडेड नहीं मिलेगा आपको। तो ये उसकी पहचान बन गई। ओके, अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा होगा? हेल्पिंग वर्ब आ रही होंगी इसके साथ विल हैव प्लस या फिर क्या आएगा? शैल हैव। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल हैव या फिर शैल हैव। ओके, विल हैव या फिर शैल हैव, प्लस क्या आ रहा होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, question number 5. By next month, she will have living here for 5 years. Okay, अब इस टेंस की पहचान आपको बतानी है। क्या होगा इसका राइट आंसर? By next month, she will have living here for 5 years. ऑप्शन है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब तो विल हैव या शैल हैव मिलेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी मिले, इस पर फोकस करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब क्या? विल हैव और शैल हैव। ठीक है, ये वाली आपको मतलब हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी दिया हुआ होगा। ठीक है, तो इससे हम पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और आई थिंक लास्ट स्लाइड में एक एरर हो गई है, उसे हम करेक्ट कर लेते हैं। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस था,
ठीक है, उसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव ना लिखकर आप लिखोगे विल हैव बीन। ओके, और या फिर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी, शैल हैव बीन। ठीक, इनके साथ बीन एडेड होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और यहाँ अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इस तरीके से इन दोनों में अंतर हो जाएगा। और ये सेंटेंस कौन से टेंस का होगा हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज he came here yesterday। टेंस आएगी। ठीक है, टेंस को पहचानना है, टेंस आइडेंटिफाई करना है हमें। he came here yesterday। बताइए, ऑप्शन है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट हमने अभी पीछे समझा था, उसमें क्या था, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आना चाहिए, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए, तभी तो वो सेंटेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का माना जाएगा। ठीक है, और अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो अभी हमने लास्ट सेंटेंस ही देखा है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही थी, विल हैव और शैल हैव। ऐसा भी कुछ नहीं है इसमें, तो दो ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो गए, ऑप्शन ए और डी। अब हमारे पास बी और सी ऑप्शन बचते हैं। ठीक है, क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसके लिए आप वर्ब की फॉर्म को समझोगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म कौन सी आ रही होती, यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा होता। प्लस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें एस या ई एस जुड़ा हुआ होता। कम में क्या जुड़ा हुआ होता है, एस। ठीक है, एस या ई एस जोड़ते हैं, वैसे एस जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कम्स होता, ही कम्स हियर, और यस्टरडे भी नहीं आता, टुडे आ सकता था। ओके, तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है, अब इसके रूल को समझिए पूरे। देखिए, टोटल हमारे पास कितने टेंसेस होते हैं, 3 मेन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनके सब पार्ट्स होते हैं 4-4। ठीक है, तो टोटल मिलकर हमारे पास 12 टेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, और 12 टेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, और कोई भी ऐसा टेंस नहीं होगा जहां पर वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ रही हो। ठीक है, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको मिलेगी। दूसरी पहचान इसकी ये है कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के साथ यूज होती है। ठीक है, या अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हो, वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ ही यूज होगी। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज होता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगनी स्टार्ट हो जाती है, वो होती है हेल्पिंग वर्ब डिड, प्लस नॉट ऐड होगा नेगेटिव है तो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना शुरू हो जाता है। सेम इंटेरोगेटिव में होता है, इंटेरोगेटिव में भी आप डिड का यूज करोगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। तो आपको ध्यान रखना है, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस है उसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ओके, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, ही केम हियर यस्टरडे, तो ये कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके ओके, नाउ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज द सिंगुलर ऑफ डायग्नोसिस। बताइए, डायग्नोसिस का सिंगुलर पार्ट क्या होगा, बताइए। डायग्नोसिस का सिंगुलर क्या होगा, सोचिए और आंसर कीजिए। ऑप्शंस देखकर आप सिंगुलर पार्ट पहचान सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, और ये देखिए देखने में तो बहुत छोटे क्वेश्चन लगते हैं लेकिन अक्सर ये रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी स्पेलिंग को आपको ध्यान में रखना है। बताइए, व्हाट इज द सिंगुलर ऑफ डायग्नोसिस। देखिए, इसका जब भी हम सिंगुलर बनाएंगे तो वो IS हो जाएगा। ठीक है, डायग्नोसिस, इसका ए पार्ट सही है, ध्यान में रखना। जैसे थीसिस होता है उसी तरीके से ये चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फिनोमिना।
फिनोमिना की सिंगुलर फॉर्म बतानी है, क्या होगी? फिनोमिनन, फिनोमिना, फिनोमिनीज या फिनोमिनन? आपको स्पेलिंग भी करेक्ट पता होनी चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, फिनोमिना का अगर हम सिंगुलर फॉर्म देखें तो क्या होता है? फिनोमिनन होता है, फिनोमिनन। ओके, और फिनोमिनन की करेक्ट स्पेल क्या होगी? देखिए ये दोनों तो रॉन्ग हो गए, बी पार्ट और सी पार्ट। अगर ए पार्ट और डी पार्ट की बात करें तो ये भी रॉन्ग है, केवल ए सही है, फिनोमिनन। इसकी स्पेलिंग भी यही होगी, PHENOMENON। ओके, फिनोमिना एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर क्या होता है? फिनोमिनन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, प्लूरल ऑफ हैंडफुल बताइए, हैंडफुल का प्लूरल क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास हैंडफुल्स, ठीक है, नेक्स्ट है हैंडफुल्स, नेक्स्ट इज ऑल्सो हैंडफुल्स, एंड लास्ट है सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग एरर, वो टाइपिंग एरर है, हम इसे लिख लेते हैं, ये है HANDS, हैंड्स और फुल्स, ठीक है, इसे ये समझिए, हैंड्स फुल्स। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? विच इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? व्हाट इज द प्लूरल ऑफ हैंडफुल? यस, द प्लूरल ऑफ हैंडफुल इज हैंडफुल्स। ध्यान रहे कि इसमें सिंगल एल ही आता है, डबल एल का यूज नहीं करते हैं। ओके, तो सिंगल एल के साथ एस, हैंडफुल्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, forget me not, forget me not is the singular of, किसका सिंगुलर है ये? ऑप्शन है आपके पास, forget me nots, forget me not, forget me, me is not या forgets me nots। कौन सा पार्ट सही है बताइए? ये forget me not जो है वो किसकी सिंगुलर फॉर्म है? मतलब ऐसा भी कह सकते हैं आप कि इसका प्लूरल क्या है? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, forget me nots। ओके, दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 11 इज वी होप दैट ही डैश वेल सून। बताइए क्या आएगा? गेट, गॉट, इज गेटिंग, विल गेटिंग? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? वी होप दैट ही डैश वेल सून, तो क्या आएगा? ही गेट वेल सून, ही गॉट वेल सून, ही इज गेटिंग वेल सून या ही विल गेट वेल सून? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, जैसा कि हम इसमें कहा गया वी होप मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं, तो उम्मीद मतलब अगला सेंटेंस किस में बनेगा? फ्यूचर टेंस में, ठीक। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वी होप दैट ही विल गेट वेल सून। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑनेस्ट पीपल डैश बाय सोसाइटी। ऑप्शन है आपके पास रेस्पेक्ट, इज रेस्पेक्टेड, आर रेस्पेक्टेड या रेस्पेक्ट्स। देखिए यहाँ पे फिर से टाइपो हुआ है, तो ये देख लेते हैं, टाइपिंग एरर है, ये है रेस्पेक्ट्स, ठीक है, ये ऑप्शन डी आप मान सकते हैं, रेस्पेक्ट्स। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? ऑनेस्ट पीपल डैश बाय सोसाइटी, तो ऑनेस्ट पीपल रेस्पेक्ट बाय सोसाइटी, ऑनेस्ट पीपल इज रेस्पेक्टेड बाय सोसाइटी, ऑनेस्ट पीपल आर रेस्पेक्टेड बाय सोसाइटी या फिर ऑनेस्ट पीपल रेस्पेक्ट्स बाय सोसाइटी? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को पहचाना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ऑनेस्ट पीपल, ठीक है। अब लोगों के बारे में बातें हो रही है तो मतलब लोग बहुत सारे हुए ना, तो प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल। ओके, अब प्लूरल है और लास्ट में बाय सोसाइटी, तो ये सेंटेंस ध्यान रहे ये आपको पैसिव फॉर्म में बनाना है। ओके, पैसिव फॉर्म में, तो पैसिव फॉर्म में हम या तो इज रेस्पेक्टेड लगा सकते हैं या आर रेस्पेक्टेड। और जैसा कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आर रेस्पेक्टेड। ठीक है, ऑनेस्ट पीपल आर रेस्पेक्टेड बाय सोसाइटी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज दिस प्रॉब्लम कैन डैश इजिली। बताइए, ऑप्शन है आपके पास, सॉल्व, बी सॉल्व्ड, सॉल्व्स, solving. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक पेपर पेन लेना है, ठीक है। वीडियो को शुरू करना है, आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है, वीडियो पॉज करनी है और उस क्वेश्चन का आंसर अपना नोट कर लेना है, ठीक है, कि आपकी तरफ से कौन सा आंसर फाइनल है। देन वीडियो को फिर से शुरू करना है और मैच करना है कि आपका आंसर जो आपने नोट किया है वो सही है या गलत है, और इसी के अकॉर्डिंगली अपने आप का आकलन करना है, खुद का टेस्ट करना है कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हो। ठीक है, असली प्रैक्टिस सेट का सॉल्व करने का तरीका यही है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुन रहे हो और आप कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें देख लेते हैं, दिस प्रॉब्लम कैन डैश इजीली। तो बताइए क्या होगा, दिस प्रॉब्लम कैन सॉल्व इजीली या कैन बी सॉल्व्ड इजीली, कैन सॉल्व्स इजीली या कैन सॉल्विंग इजीली। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दिस प्रॉब्लम, देखो ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म वाला है और इसे हमने एज अ सब्जेक्ट लिया है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तो वो कौन सी फॉर्म होती है, वो पैसिव फॉर्म होती है। तो ये सेंटेंस भी एक पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है। ओके, और अगर ये पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में हमेशा हमें याद रखना है कि जो भी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होंगी, ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा बी और ऐड हो जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, यही इसका राइट आंसर होगा। तो सेंटेंस किस तरीके से बन जाएगा, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इजीली। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज माई फ्रेंड ऑफन डैश एज इफ ही वर प्रेसिडेंट। ओके, ऑप्शन हैं आपके, बिहेव्स, बिहेव, was behaving, is behaving. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, कभी भी वर्ब फिल करने से पहले आपको क्या समझना होता है, आपको उसका सब्जेक्ट पहचानना है हमेशा सेंटेंस का, कि सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है या प्लूरल। तो माय फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड सिंगुलर है, एक ही फ्रेंड की बात हो रही है। ओके, तो माय फ्रेंड के साथ हम किसे ऐड कर सकते हैं, ऑफन के साथ, या तो बिहेव्स आएगा, बिहेव तो आएगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट है वाज बिहेविंग, तो यहाँ पे रहा था जैसी तो कोई सेंस लग नहीं रही है, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा क्योंकि ये एक हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, इसलिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माई फ्रेंड ऑफन बिहेव्स एज इफ ही वर प्रेसिडेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ही ऑफन डैश फॉर फिशिंग। ऑप्शन है आपके पास, गो, गोज, इज गोइंग, विल गो। बताइए क्या आएगा, ही ऑफन डैश फॉर फिशिंग। देखिए यहाँ पर भी उसकी हैबिट के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है, और जब भी आपको किसी हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है तो आप कौन से टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी जिसे कहते हैं। तो कौन सा टेंस होता है ये, सिंपल प्रेजेंट
टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें क्या करेंगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, प्लस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस को ऐड कर देंगे। ओके, तो हम देखते हैं सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही है, ठीक, तो हमें क्या करना है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है, उसमें ईएस लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे गो है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम बी पार्ट की करें तो ये करेक्ट है, गो में ईएस भी एडेड है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसके अकॉर्डिंग। तो क्या बनेगा, ही ऑफन गोज फॉर फिशिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट प्रपोजिशन फिल करनी है हमें। देखिए अब ये कुछ क्वेश्चंस प्रपोजिशन को लेकर हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं क्योंकि प्रपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रपोजिशन हमेशा एक ऐसा टॉपिक है जो फुल्ली तो कभी कवर किया नहीं जा सकता, ठीक, क्योंकि हर एक प्रपोजिशन का अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। ओके, तो अब इस सेंटेंस को देखो, अ गुड जज नेवर ग्रुप्स डैश द कंक्लूजन। तो बताइए ग्रुप्स के साथ हम कौन से प्रपोजिशन को ऐड करेंगे। ऑप्शन है आपके पास टू, एट, ऑन, फॉर। क्या आना चाहिए, ग्रुप्स टू द कंक्लूजन, ग्रुप्स एट द कंक्लूजन, ग्रुप्स ऑन द कंक्लूजन या फिर ग्रुप्स फॉर द कंक्लूजन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोर, ग्रुप्स फॉर द कंक्लूजन। अ गुड जज नेवर ग्रुप्स फॉर द कंक्लूजन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज लेट दिस बी एन एग्जाम्पल डैश द ट्रबल मेकर्स। बताइए, ऑप्शन है आपके पास फॉर, अगेंस्ट, अबाउट, टू। क्या होगा इसका राइट आंसर, सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल अगेंस्ट द ट्रबल मेकर, अबाउट द ट्रबल मेकर, टू द ट्रबल मेकर या फिर फॉर द ट्रबल मेकर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोर। ठीक है, कैसे, देखिए जब भी आप सेंटेंस को रीड आउट करोगे तो आपको खुद से फील होगा कि यही प्रपोजिशन इसके लिए राइट है। इसके लिए क्या करना होता है हमें, कि हमें अंदर से अपनी खुद की कंसाइंस जगह कि हाँ यही प्रपोजिशन आना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना होगी मोर से मोर रीडिंग। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करोगे उतनी प्रपोजिशन आपकी बेस्ट होती जाएगी। ओके, तो अब इसे देख लेते हैं, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल फॉर द ट्रबल मेकर्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Now moving to the next question. Yes, question number 18. I am angry with him dash his carelessness. Okay, options हैं at, in, for, of. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, सोचिए और आंसर कीजिए। What preposition should be used here? यस, देखिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको ये आता है एंग्री, ठीक है, तो एंग्री के साथ एंग्री विद समवन होता है, एंग्री विद समवन, और एक होता है एंग्री एट समथिंग। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई लिविंग थिंग्स आती है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर कोई लिविंग थिंग्स आती है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, विद। ठीक है, जैसे यहां पर भी यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है यहाँ पे, देखिए एंग्री विद हिम। ठीक है, कोई लिविंग पर्सन था, इसके साथ हमने विद लगाया। ठीक, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग आती है, यहाँ पे कह रही थी मैं एंग्री एट समथिंग। ठीक है, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग आती है तो उसके साथ हम एंग्री के साथ कौन सा वर्ड लगाते हैं, एट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा, एट। आई एम एंग्री विद हिम एट हिज केयरलेसनेस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
यस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 इज कीप क्लियर डैश विक्ड पर्सन। ओके, ऑप्शन है आपके पास ऑफ, फ्रॉम, एट, आफ्टर। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। कीप क्लियर डैश विक्ड पर्सन। कीप क्लियर ऑफ विक्ड पर्सन, कीप क्लियर फ्रॉम विक्ड पर्सन, कीप क्लियर एट विक्ड पर्सन, या फिर कीप क्लियर आफ्टर विक्ड पर्सन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑफ, कीप क्लियर ऑफ विक्ड पर्सन। ठीक है, ए आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए, इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस को बताना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है पैटी मेक्स फॉर हैप्पीनेस, बी है पैटी मेक्स अगेंस्ट हैप्पीनेस, सी है पैटी मेक्स इन हैप्पीनेस, डी है पैटी मेक्स इनटू हैप्पीनेस। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, अगर हम सेंटेंस की करेक्ट ग्रामेटिकल करेक्ट फॉर्मेशन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, पैटी मेक्स फॉर हैप्पीनेस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी हमें उस सेंटेंस को बताना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। ओके, ऑप्शन है ए पुट आउट द लाइट, बी है पुट विद द लाइट, सी है पुट फॉर द लाइट, या फिर पुट इन द लाइट। क्या होगा करेक्ट? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुट आउट द लाइट। देखिए, पुट आउट का मतलब ही क्या होता है? बुझाना। ठीक है, पुट विद का मतलब बुझाना तो नहीं होता, ना ही पुट फोर का, ना ही पुट इन का। पुट इन का मतलब क्या होता है? उठाकर रखना किसी चीज को। ठीक है, ओके, तो पुट आउट द लाइट यानी कि लाइट को बंद कर दो या बुझा दो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यहां भी हमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ही पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आप देख लेते हैं। ऑप्शन ए है माई सन इज डिजायरस ऑन ज्वाइनिंग द आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट इज माई सन इज डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी, माई सन इज डिजायरस इन ज्वाइनिंग द आर्मी, माई सन इज डिजायरस फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी। बताइए, यहाँ पर ऑन सही है, ऑफ सही है, इन सही है, या फिर फॉर सही है? सिर्फ इतना बताना है। सोचिए और आंसर कीजिए। What should be the correct answer? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माई सन इज डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, डिजायरस के साथ ही ऑफ यूज होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यहाँ पर एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बेसिकली एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ होता है, उसमें से किसी एक पार्ट में एरर होता है, और अगर उनमें से किसी एक पार्ट में एरर नहीं है तो हम लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट डी को अपना आंसर मान लेंगे, यानी कि नो एरर। ओके, तो 3 पार्ट्स को हमें ध्यान से देखना है, ए बी सी। पहला है ए, आवर न्यू नाइबर हैड बीन लिविंग इन अमेरिका since 10 years before moving to their present house। क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन से पार्ट में आपको एरर नजर आ रही है? सोचिए और आंसर कीजिए। आर न्यू नेबर हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस।
देखिए आपको ध्यान रखना है ये सेंटेंस बेसिकली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, लेकिन उसमें जो टाइम पीरियड दिया होता है ना, एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी, एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम एंड एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कोई भी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में बता सकता है, उसके साथ हम बेसिकली फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो वो एग्जैक्ट टाइम को बताता है, जैसे 5 बजे, 6 बजे, शाम के 5 बजे है, सुबह के 5 बजे है। ठीक है, इस तरीके से, या फिर 1950 से है या 2000 से है, इस तरीके के जो सन वगैरह आते हैं तो वो होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए 10 ईयर्स, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, और अगर ये एक पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ यहाँ पर सिंस ना होकर क्या होना चाहिए था, फॉर होना चाहिए था। ठीक है, तो पार्ट बी में एरर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है। ए पार्ट है द पेशेंट आर नॉट अपॉइंटेड विद हिज फ्रेंड, नो एरर। बताइए कौन से पार्ट में इसके एरर है, सोचिए और आंसर कीजिए। यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए यहाँ पर हमें दो तरीके से एरर दिख रही है। अगर हम पार्ट बी की बात करें, अगर हम पेशेंट को सिंगुलर मानते हैं तो हम यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, द पेशेंट इज नॉट अपॉइंटेड। ओके, और अगर हम पेशेंट को प्लूरल मानते हैं, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, आर करेक्ट हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा, लेकिन सी पार्ट में एरर हो जाएगी। फिर कैसे कि विद के साथ क्या आएगा, फिर यहाँ पर देयर आएगा। तो आप किसी भी पार्ट को सही कंसिडर कर सकते हैं। इसमें बी और सी दोनों में ही एरर देखने को मिल रही है। अगर हम पेशेंट को समझे, अगर पेशेंट को सपोज करो मैं प्लूरल मान लूँ तो कौन से पार्ट में एरर होगी, पार्ट सी में। किस तरीके की, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम ऑब्जेक्ट भी तो प्लूरल लेंगे, हिज फ्रेंड की जगह क्या हो जाएगा, देयर फ्रेंड्स। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 25 है फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। बताइए कौन से पार्ट में एरर है, विच पार्ट हैज एन एरर। सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए ये जो फीमेल लिखा हुआ है, ये फीमेल अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है, इसका कोई प्लूरल नहीं बनाएंगे, फीमेल्स नहीं कहेंगे, मेल्स फीमेल्स। ठीक है, इस तरीके से, तो पार्ट ए में ही इसके एरर है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 26 इज आइडेंटिफाई द एक्टिव वॉइस। देखिए इसमें से आपको उस सेंटेंस की पहचान करनी है जो एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, आपको बेसिकली क्या पहचान आनी चाहिए, देखिए आपको पैसिव वॉइस की पहचान होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप पैसिव वॉइस को पहचान गए तो एक्टिव वॉइस तो आप ऑटोमेटिकली ठीक कर लोगे। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस अगर छांट दिए तो बचे क्या, एक्टिव वॉइस। ओके, तो पैसिव वॉइस की पहचान हमेशा ध्यान रखें कि इसमें बी की फॉर्म के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है हमेशा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑप्शन है माई ऑर्डर मस्ट बी ऑर्डर्ड बाय हिम। देखिए मस्ट बी ऑक्सिलरी वर्ब, बी प्लस वर्ब थर्ड, तो ये कौन सा है, पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस। अगर हम अगले की बात करें, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। देखिए यहाँ भी बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी कौन सी वॉइस हो गई, पैसिव वॉइस। नेक्स्ट इज हु विल फॉरवर्ड योर एप्लीकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, द मदर लैंड शुड बी लव्ड। देखिए बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है,
तो ये भी पैसिव फॉर्म हो गया। इजीली आपने पहचान लिया कि 3 सेंटेंसेस में से पैसिव वॉइस के हैं। तो बचा वाला सेंटेंस कैसे हुआ, ये एक्टिव वॉइस का हो गया, है ना आसान पहचानना। ठीक है, तो आपको पैसिव वॉइस को पहचान के रखना है, आप एक्टिव वॉइस को इजीली पहचान पाओगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यहाँ भी आपको एक्टिव वॉइस की पहचान करनी है। आई होप इसका आंसर आप इजीली कर लोगे। ऑप्शन ए है ही इज नन टू एवरीबडी। देखिए यहाँ पर बी की फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि बी ही लिखने को देखने को मिलेगा। ठीक है, बी की फॉर्म का मतलब होता है, बी की कई सारी फॉर्म होती हैं। देखिए बी की या तो बी, बीइंग या बीन आ रहा होगा। ठीक है, इससे अलग और क्या आ सकता है, इज, आर, एम आ सकता है। ठीक है, ठीक है, इज, आर, एम, या फिर क्या आएगा, वाज, वर्ब भी आ सकता है। ठीक, और अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसके बाद जैसे कैन है तो कैन के साथ क्या आएगा, कैन बी। ऐसी मस्ट है तो मस्ट के साथ मस्ट बी, शुड है तो शुड बी। ठीक है, विल है तो विल बी। ठीक, इस तरीके से बी की फॉर्म बनेगी। ऐसे ही अब देख लीजिए, इसमें आपको ये पहचानना है कि अगर इन वर्ब्स के साथ, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है इनके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं पर यूज हो रही है तो वो सेंटेंस कैसा है, वो पैसिव वॉइस में है। जैसे हम पहला देखें, इज नन, इज के साथ आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये किस में है, पैसिव वॉइस में। ठीक, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, योर हेल्थ वरीज मी, तो इसे अभी हम साइड में रखते हैं। ठीक है, होल्ड पे रखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। आई एम इंटरेस्टेड टू सी दी मूवी। देखिए एम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो ये भी किस में है, पैसिव फॉर्म में है। नेक्स्ट देखें, आई एम अलार्म्ड एट योर बिहेवियर, तो ये भी एम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव फॉर्म, यानी कि बी पार्ट ही सही है इसका। ठीक है, एक्टिव वॉइस में यही वाला सेंटेंस है, योर हेल्थ वरीज मी। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रही है। ओके, नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया पार्ट ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। देखिए अब आपको पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस पहचानना है, और पैसिव वॉइस की पहचान मैंने अभी बताई थी आपको। ऑप्शन है आपके पास, लेट हिम रीड अ बुक, बी है ऑलवेज रीच द स्कूल इन टाइम, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट द सैलरी बी गिवन टू दीज क्लर्क्स। आप इजीली पहचान जाओगे जो मैंने ट्रिक बताई उससे। देखिए कहीं भी आपको बी की फॉर्म प्लस वर्ब थर्ड नहीं दिखेंगी। यहाँ पे वर्ब फर्स्ट है, यहाँ भी वर्ब फर्स्ट है, और ब्रिंग यहाँ भी वर्ब फर्स्ट है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बी भी है। ओके, तो कौन सा आंसर राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यही सेंटेंस है जो हमारा पैसिव वॉइस में है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए इसमें कौन सा आंसर आएगा, इसमें ब्लैंक में स्टार्टिंग में ब्लैंक है, उसके बाद है बॉय वॉज एक्सक्यूज्ड। ऑप्शंस हैं, नीदर बॉय वॉज एक्सक्यूज्ड, ईच बॉय वॉज एक्सक्यूज्ड, वन बॉय वॉज एक्सक्यूज्ड, एक्सीलेंट बॉय वॉज एक्सक्यूज्ड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर नीदर हम इसमें ऐड कर दें तो नीदर हमेशा प्लूरल नाउन को लेकर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता नीदर बॉयज और उसके बाद वर आ रहा होता। ठीक है, इसलिए नीदर तो होगा नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ईच आ रहा है, ईच, ईच आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, अगले को देखें, वन बॉय वाज एक्सक्यूज, ये कुछ सूटेबल नहीं है, ना ही एक्सीलेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ईच बॉय वाज एक्सक्यूज्ड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ही इज एन ऑथर एंड पब्लिशर डैश। अब इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए, टू या फिर TOO2, स्टिल या बोथ। बताइए क्या आएगा, ही इज एन ऑथर एंड पब्लिशर टू, ही इज एन ऑथर एंड पब्लिशर टू, ही इज एन ऑथर एंड पब्लिशर स्टिल, ही इज एन ऑथर एंड पब्लिशर बोथ। सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए अगर हमें इसमें बोथ का यूज करना होता तो हम यहाँ पे एन का यूज नहीं कर रहे होते। ठीक है, फिर सेंटेंस कैसे बन रहा होता, ही इज ऑथर एंड पब्लिशर बोथ। ओके, एन का फिर एन आर्टिकल नहीं आता। अगर यहाँ पर एन आर्टिकल आया है
तो हम स्टिल भी नहीं लगाएंगे, ये भी रॉन्ग है और टू भी रॉन्ग है, और बोथ तो पहले से रॉन्ग हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है हिंदी में भी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही इज एन ऑथर एंड पब्लिशर टू। ओके, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपको इसे लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और इसे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डेली इसी तरीके की बेनिफिशियल वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। और चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस ग्रामर की भी हैं, इंग्लिश लिटरेचर के भी प्रैक्टिस सेट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही अब आज से मैंने टॉपिक वाइज सीरीज भी शुरू कर दी है, और शाम तक आपके पास एक वीडियो जरूर पहुंच जाएगी टॉपिक की, तो आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। आज शाम मैं आप बताइए, या तो सजेशन कीजिए कि कौन से टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए, या फिर मैं जो डिटेल वीडियो दे रही हूँ आपको उसे देखनी है और बताना है, उसका रिस्पॉन्स देना है कि आपको कैसी लगी। ठीक है, आज से मैं डिटेल वीडियोस भी शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।